नमस्कार दोस्तों। हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा होगा, आज हम आपको वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं। जो कि वर्णमाला से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, आप केवल इसको पढ़कर चले जाओ, आपका क्वेश्चन 101% बन जाएगा। ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो पहला है, देखिए कि भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है? ध्वनि। अच्छा, ध्वनि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जैसे कोई वर्ण है, जैसे ये वर्ण लिखा है, क वर्ण लिखा है। ठीक है। अब इसके हम खंड नहीं कर सकते। इसके हम क्या नहीं कर सकते? खंड नहीं कर सकते या टुकड़े नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। वर्ण। ठीक है। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक तो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ध्यान रखना। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। अगर वो पूछता है वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। वर्णों का प्रयोग ध्वनि चिन्हों एवं लिपि चिन्हों दोनों रूपों में होता है। तो वर्णों का जो प्रयोग करते हैं हम ध्वनि चिन्हों में और लिपि चिन्हों में। लिपि की लिपि किसे कहते हैं? लिपि हम उसको कहते हैं जो कि चिन्हों का एक प्रतीक होता है। ठीक है, वो लिपि कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए हम वर्ण लिख रहे हैं, तो वर्ण है तो वर्णों के व्यवस्थित समूह। तो देखिए जैसे लिखा है, क लिखा है, क, ख, ग, घ, तो ये व्यवस्थित समूह है। अगर हम पहले किसको लिख दें? ग पहले लिख दे, फिर ख लिख दें, फिर क लिख दें, तो ये क्या है? अव्यवस्थित समूह है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ध्यान रखना। जिन ध्वनि के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे देखिए, देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। तो देखिए जैसे मान के चलिए ये मुख है। ठीक है, ये मुख है। जिन ध्वनि के उच्चारण श्वास वायु बिना किसी रुकावट के, तो यहां से श्वास वायु निकलेगी या बिल्कुल कोई रुकावट ना हो, तो रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर को हम कहते हैं आवाज भी कहते हैं। स्वर को क्या कहा जाता है? आवाज। ठीक है। और देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर जो स्वतंत्र ध्वनियां हैं। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। कितने? 11। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। जो स्वतंत्र ध्वनियां हैं, स्वतंत्र ध्वनियां का मतलब ये है कि जैसे ये स्वर हैं, कौन कौन से स्वर हैं? देखिए यहां लिख देता हूं। स्वर स्वर कौन कौन से है? यहां से लिख देते हैं। अ, आ, ए, ई, ओ, उ, रे, ए, आई, ओ
और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या है? स्वर हैं। ठीक है, और ये कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। इन्हें किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें क्या है? इनको किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्वतंत्र ध्वनियां भी कहा जाता है। ठीक है, जो स्वर होते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है, दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्या होता है? ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है। ठीक है, अच्छा, ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? ह्रस्व स्वर हम उसको कहते हैं, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ह्रस्व स्वर की अपन बात करते हैं तो ह्रस्व में कौन कौन से आएंगे? अ, ई, उ। अ, ई, उ। और इसमें क्या ले सकते हैं? ह्रस्व में ही रे भी ले सकते हैं, रे। ठीक है, अगर दीर्घ की बात करते हैं तो क्या आएगा? बड़ा आ जाएगा, बड़ा ई आ जाएगी, बड़ा ऊ आ जाएगा, ई, आ, ई, उ, ओ आ जाएगा, और औ आ जाएगा। ठीक, ए आ जाएगा, और ऐ। ठीक है, तो ये दीर्घ में आते हैं। समझ में आया? ओठों की आकृति के आधार पर स्वर को दो वर्णों में बांटा गया है। ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को कितने वर्णों में बांटा गया है? दो वर्णों में। देखिए, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। देखिए, वृत्ताकार जैसे मान के चलिए, जिनको बोलते समय हमारे होठ क्या हो जाए? गोल हो जाएं। होठ कैसे हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। ठीक है, अवृत्ताकार यानी कि होठ गोल ना हो। तो देखिए, उच्चारण करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। उच्चारण करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वृत्ताकार कौन से हो रहे हैं, अवृत्ताकार कौन से हो रहे हैं। देखिए, आ, 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 ये कैसे हैं? वृत्ताकार है। आ, आ, ई, ये कैसे हैं? अवृत्ताकार है। ई, उ, ऊ, ये कैसे हैं? ये भी कैसे हैं? वृत्ताकार हैं। तो देखिए, ये क्या है? वृत्ताकार हैं। कैसे है? वृत्ताकार। ई कैसी है? अवृत्ताकार है। ठीक है, तो और भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला, सभी स्वरों का उच्चारण दो प्रकार से होता है। सभी स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है, केवल मुख से, मुख व नासिका से। तो जितने भी स्वर हैं सबका उच्चारण किससे होता है? दो प्रकार से होता है, मुख से होगा या तो उच्चारण, या मुख व नासिका से होता है। ठीक है, पहले प्रकार के स्वरों को निर्नासिक कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के स्वरों को अनुनासिक कहते हैं। जो पहले प्रकार के क्या हैं? स्वर हैं, उनको क्या कहा जाता है? पहले प्रकार के स्वरों को निर्नासिक, जबकि दूसरे प्रकार को अनुनासिक। देखिए, निर्नासिक जिनको कहेंगे, जिनमें क्या है? नाक का प्रयोग नहीं होता, जिसमें नाक का प्रयोग नहीं होता। और अनुनासिक उनको कहेंगे जिसमें नाक का प्रयोग होता है। नाक और नासिका का प्रयोग होता है, मुख का भी हो और नासिका का, दोनों का हो। ठीक है, केवल मुख से बोलना। जैसे मान के चलिए, चंद्र बिंदु है, ये क्या है? अनुनासिक है। ठीक है,
अनुस्वार है, ये भी अनुनासिक है। और निर्नासिक में क्या होगा? निर्नासिक में केवल नाक से केवल मुख से ही बोले। जैसे मान के चलिए आ में अपन नाक का नासिका का प्रयोग तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए क्या होगा? ये निर्नासिक होगा। ठीक है, अगला अनुस्वार अंग और विसर्ग दोनों ध्वनि ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। इन दोनों के साथ योग नहीं है, अतः ये अयोगवाह है। तो यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जो अयोगवाह है, अब ये पूछ सकता है कि अयोगवाह कौन से हैं? तो अयोगवाह कितने हैं? दो हैं अयोगवाह। एक अनुस्वार है, क्या है? एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। ठीक है, दोनों ध्वनियां न तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। ये जो अयोगवाह होते हैं वो क्या होती हैं? यानी कि न तो स्वरों में इनकी गिनती होती है, न ही व्यंजनों में। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है? अंग होता है। विसर्ग क्या होता है? अह होता है। ठीक है, मात्राएं स्वरों के चिन्ह हैं जिन्हें व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। अस्वर को छोड़कर सभी के लिए मात्राएं अतः कुल 10 मात्राएं हैं। तो देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि जो स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो जो स्वरों की क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखना है। हम स्वरों की मात्राएं होती है, आ को छोड़ दिया जाए तो मात्राएं कितनी होंगी? केवल 10 मात्राएं ही होंगी। ठीक है, ध्यान रखना। और देखिए, अनुस्वार नासिक व्यंजन है। ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार कैसा व्यंजन है? नासिक के व्यंजन है। अभी मैंने बताया था नासिक के व्यंजन है। इसका प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के रूप में होता है। तो इसका प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 5। क, च, ट, त, प। कचट तप 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के। क में ख, क ख ग, घ ग, च छ, ज झ य, ट ठ, ड ढ, अण, त थ, द, ध, न, प फ, ब, भ, म। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो देखिए, पंचमाक्षर के रूप में नासिक के व्यंजन है। अनुसार क्या है? पंचमाक्षर। इसका किसके रूप में? ये 5 हैं, इनके रूप में प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा, मैंने कोई भी शब्द लिया, जैसे मैंने लिखा संदीप। संदीप लिखा, तो देखिए इस पे अनुस्वार लगा है। क्या लगा है? अनुस्वार लगा है। तो अनुस्वार लगा है, संदीप को हम अगर ऐसे लिखें, संदीप, तो देखिए जैसे यहां संदीप मैंने ऐसे लिखा है, संदीप मैंने इसमें क्या लगाया है? न लगाया है। तो न ना है तो ये अनुस्वार किसमें? पंचमाक्षर में प्रयोग हो जाता है। यहाँ ये अनुस्वार है किसमें? पंचमाक्षर में है। ठीक है, ना की जगह मैंने यहाँ क्या लिख दिया? अनुस्वार लिख दिया। ठीक है, समझ में आया?
अगला देखिए, विसर्ग का उच्चारण हिंदी में प्रचलित केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे अतः, प्रातः, प्राय, दुख, अंतस्थ। ठीक है। अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण नासिका एवं मुंह दोनों से होता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसका चिन्ह कैसा है? चंद्र बिंदु। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? ह के समान, आधे ह के समान। व्यंजन वर्गों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको अभी लिख के बताए थे। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आपके होंगे य, र, ल, व, य, र, ल, व। ठीक है। तो ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और अगर ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं, श, श, स, ह। ठीक है। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन वर्णों का 2 प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन वर्गों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं अपन? 2 प्रकार से, स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। ठीक है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। स्वर तंत्र में श्वास के कंपन के रूप में, श्वास यानी प्राण की मात्रा के रूप में, मुख अवयवों द्वारा श्वास रोकने के रूप। स्वर तंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक तो अघोष होता है, दूसरा सघोष होता है। क्या होता है? अघोष और सघोष। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, एक अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। ठीक है। देखिए, सघोष की जगह घोष भी दे देता है, ध्यान रखना। ठीक है। अल्पप्राण, महाप्राण। मुख्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं, स्पर्श संघर्षी, नासिक के पार्श्विक, प्रकंपी, उत्क्षिप्त, अर्धस्वर। देखिए, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25। एक मिनट, देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। संघर्षी, स्पर्श संघर्षी जिनको यानी संघर्षी, संघर्षी होंगे आपके 4। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी होंगे आपके 5। ठीक है। पार्श्विक, पार्श्विक होता है 1, जो ल होता है। उत्क्षिप्त या प्रकंपन, प्रकंपी, प्रकंपित 1 होता है। उत्क्षिप्त 2 होते हैं। ठीक है। अर्धस्वर, अर्धस्वर होंगे आपके 2। ठीक है। यहां तक समझ में आया? अगला पेज। एक या अधिक ध्वनियों का उच्चारण यदि एक झटके में होता है तो उसे अक्षर कहते हैं। तो देखिए, एक या अधिक ध्वनियों का उच्चारण यदि एक झटके में होता है तो उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे मान के चलिए आप क्या, तो ये क्या है? अक्षर है, एक झटके में हो रहा है। ठीक है। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। क्या दिया जाए? किसी शब्द के उच्चारण में, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर बल दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बलाघात। क्या दिया जाता है? किसी अक्षर के उच्चारण में क्या दिया जाए? बल दिया जाए।
जैसे मान के चलिए मैंने कहा राम, राम, आम, आप पे बल दिया जा रहा है तो ये क्या है, बलाघात है। ठीक है। और देखिए हिंदी वर्णमाला में 44 मूल वर्ण, 11 तो स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। संयुक्त व्यंजन सहित कुल मूल वर्ण 48, 44 मूल वर्ण होते हैं, 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये आपको बताना है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है। अयोग व दोगुणित सहित हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो देखिए 44 तो मूल वर्ण होते हैं। ठीक है। 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, 2 दोगुण होते हैं और 2 अयोगवा माने जाते हैं। ठीक है। एक विशिष्ट ध्वनि, एक विशिष्ट वर्ण लग के जुड़ने पर अब कुल वर्ण 53 हो गए हैं। कितने हो गए, 53। अब यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है एक अभी नया कौन सा विशिष्ट वर्ण जुड़ा है, तो ये है ल। ठीक है। अनुस्वार अंक का उच्चारण स्थान का नासिका है, तो अनुस्वार कहाँ से बोला जाता है, नासिका से। ठीक है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है। ण ढ दोगुण व्यंजन है। कैसे है, दोगुण, दोगुण व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो प्रयोग होता है दो गुण होते हैं। देखिए एक आपने ड और ढ होता है, और एक ण और एक ढ होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दोगुण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। और देखिए स्वरों को स्वतंत्र ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग से होता है। स्वरों को कौन सी ध्वनि कहा जाता है, स्वतंत्र ध्वनि, क्योंकि इनका उच्चारण जो अपन करते हैं वो कैसा होता है, इनका स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। और जो व्यंजन होते हैं, क्या व्यंजन, व्यंजन होते हैं, तो वो व्यंजनों को किसकी सहायता की जरूरत होती है, स्वरों की सहायता की जरूरत होती है। जैसे मैंने कोई क लिखा, तो इसके साथ अ जोड़ने पर ही ये पूरा क्या बनेगा, क बनेगा। ठीक है। इसलिए क्या है, ये तो स्वर है, और ये क्या है, ये व्यंजन है। ठीक है। तो इसलिए इसको किसकी जरूरत पड़ी, स्वर की, व्यंजन को जरूरत पड़ी, तब ये पूरा क बना है। ठीक है। और देखिए व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33, जिसमें स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 अभी बताया था। अंतस्थ व्यंजन कितनी है, 4। ऊष्म व्यंजन कितनी है, 4। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई रूप क्या है, वर्ण है, ध्यान रखना। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। सार्थक जानते हो, सार्थक, सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ क्या हो, सही हो। क्या हो अर्थ, सही अर्थ, सही अर्थ निकले, जिसका अर्थ कैसा हो, सही हो, वो ही सार्थक। शब्दकोश की दृष्टि से संयुक्त व्यंजनों में छ का स्थान क वर्ग में, त्र का स्थान त वर्ग में, ज्ञ का स्थान च वर्ग में तथा श्र का स्थान श के बाद आएगा। अब देखिए इस चीज को जरूर समझो। देखिए इन्हें हमें ऐसे समझना है कि शब्दकोश यानी डिक्शनरी में अगर हम छ को ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा, इस क के वाली उसमें वर्ग में मिलेगा। जहां क वर्ग दिया होगा वहां क्या होगा, इसमें छ अपन को मिलता है। अब छ कैसे मिलकर बना है, देखिए क प्लस श, इससे मिलकर बना है छ। ठीक है। और त्र
का स्थान त्र कैसे मिलकर बना है? त प्लस र से मिलकर बना है त्र। ठीक है, तो ये ता में मिलेगा। ज्ञ किससे मिलकर बना है? देखिए ज्ञ में दो हैं, एक ग प्लस य से मिलकर बनता है और एक पहले ज प्लस य से मिलकर बनता है। ठीक है, और श्र किससे मिलकर बनता है? आधा श प्लस र मिलकर बनता है श्र। ठीक है, समझ में आया? अर्धचंद्र ओ स्वर का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में होता है, जैसे देखिए ऑफिस। चंद्रमा का प्रयोग किसके रूप में होता है? अंग्रेजी के उसमें अधिकतर होता है, जैसे ऑफिस, कॉलेज, डॉक्टर, कॉफी आदि। लोग प्राय शस्त्र के उच्चारण भूल करते हैं, जिसके कारण शस्त्र को तथा स्रोत को शास्त्र स्त्रोत लिखते हैं तथा बोलते हैं, जबकि अशुद्ध है। तो देखिए इसका सीधा सा अर्थ मैं आपको बता दूं कि हम क्या करते हैं, भूल करते हैं। देखिए हम लिखते हैं शस्त्र, क्या लिखते हैं? शस्त्र, ऐसे लिखते हैं, जबकि सहस्त्र नहीं होता है। ये क्या होता है? सहस्र होता है, ऐसे शुद्ध होता है। इस स में र लगा होता है, सहस्र ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, स्त्रोत नहीं होता, वो स्रोत होता है। देखिए स्रोत ऐसे, ये सही है, और स्त्रोत्र नहीं होता है। तो देखिए ये सही है, ये क्या है? गलत है। ये गलत है, ये सही है। शुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है जब। ठीक है, तो ये क्या है? अशुद्ध है। देखिए इसमें देखिए ये क्या है? अशुद्ध लिखा है, और ये कैसा लिखा है? शुद्ध लिखा है। इसमें ये क्या लिखा है? शुद्ध लिखा है। ये क्या है? अशुद्ध लिखा है। ठीक है, समझ में आया? मैं आशा करता हूं आपको ये जो वर्णमाला से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य थे वो अच्छे लगे होंगे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कैसे लगे, और वीडियो को लाइक शेयर, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।